नमस्कार, स्वागत है आपका मंथन 2025 में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और हमारे साथ मंथन में जुड़ चुके हैं उन लगभग 4-5 चेहरों में से एक जिनकी बातें सबसे ज्यादा नीतीश कुमार मानते हैं। अंदर खाने यही कहा जाता है सबसे विश्वास पात्र कोर टीम मेंबर्स में से एक जो है, और केंद्र में मंत्री हमारे साथ है जेडीयू से सांसद राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह जी। इस वक्त बहुत बहुत स्वागत है आपका मंथन 2025 में ललन जी। सबसे पहले तो क्योंकि हम दिन भर बिहार चुनाव की बात करें, लेकिन मैं सबसे पहले क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर अभी तक शायद बात नहीं हो पाई है उसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनका बिहार लोग याद करते हैं। जिस दौर में बिहार देश भर के जो सबसे अग्रणी राज्य थे उनमें शुमार हुआ करता था, जब बरौनी रिफाइनरी आई, जब बरौनी फर्टिलाइजर आया, जब मैकॉन आया, जब कोल इंडिया आया, ये तमाम संस्थान हमारे आए। और उस दौर के बाद तब भी लैंडलॉक स्टेट था और आज भी वही स्थिति है। लेकिन उसके बाद आज की स्थिति ये है कि हम हर चीज में पिछड़े हुए हैं। 20 साल सत्ता में रहते आखिर नीतीश कुमार ने इस दिशा में क्यों काम नहीं किया? देखिए, 20 साल नीतीश कुमार जी सत्ता में रह के जो उन्होंने बिहार में काम किया है, जो बिहार के विकास में प्रगति हुई है, उसका परिणाम है कि पिछले कई वर्षों से बिहार का विकास दर दोहरे अंक में है। 11% से ज़्यादा बिहार का विकास दर है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि कई क्षेत्रों में विकास का काम नहीं हुआ, इसलिए कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का आपने नाम लिया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री थे और जो उन्होंने बिहार में आधारभूत संरचना का निर्माण जो उन्होंने किया था, उसके बाद आधारभूत संरचना में कोई निर्माण किसी सरकार ने नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए, तब उन्होंने 2005 के नवंबर में, आप 2006 मान के चलिए, 2006 से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली। तब से जो बिहार का विकास होना शुरू हुआ, जितनी आधारभूत संरचना चाहिए, आप जिस बरौनी थर्मल की बात कर रहे हैं, बरौनी फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, जितने सिंचाई के नहर की परियोजनाएं थी, जितनी सड़कों का निर्माण श्री बाबू ने कराया था, उसके बाद कोई उसको देखने वाला नहीं था। और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने ही 2006 से जो उस पर काम करना शुरू किया, आज उसका परिणाम है कि बिहार विकसित बिहार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार में आज की डेट में सबसे ज़्यादा पलायन होता है। हर साल लगभग 40 से 50 लोग बिहार से पलायन कर जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बिहार में बेरोजगारी की समस्या है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, उद्योग धंधे बिहार में नहीं आए। तो आज से 50 साल पहले अगर उस वक्त ये हो सकता था तो 20 साल के कार्यकाल में भी नीतीश कुमार भी कर सकते थे। नीतीश कुमार के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठकर बात नहीं करते, उन्होंने कभी उद्योग धंधों को आमंत्रित नहीं किया कि आए संस्थान लगे। अभी जैसे कपड़ा मिल था, जूट मिल था, चीनी मिल थे, ये तमाम चीज़ें, चॉकलेट फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, कम से कम इस दिशा में भी काम हुआ होता तो शायद बिहार का वो मजदूर जो दिहाड़ी पर कमाने के लिए बाहर जाता है, वो मजदूर यहीं रह जाता। यहाँ पर 400-500 हर दिन उसको डेली वेजेस के रूप में मिलता तो शायद वो ना जा सकता, क्योंकि वहाँ पर जाकर के वो जो अपमान झेलना पड़ता है एक बिहारी को होने के नाते, आप भी समझते होंगे इसे, ये कितनी बड़ी दुर्दशा है। देखिए, बिहार के जहाँ तक औद्योगिकरण की बात आपने कही, बिहार और झारखंड के बंटवारा के बाद बिहार में कोई माइंस मिनरल्स नहीं है, न रॉ मटेरियल यहाँ उपलब्ध है। तो कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए, जहाँ तक आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने प्रयास नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा प्रयास किया। नीतीश कुमार जी ने कई लेदर इंडस्ट्रीज के लिए या और कई उद्योगों के लिए उन्होंने कई छूट दिया, लेकिन यहाँ का दिक्कत यह है कि यहाँ न पोर्ट है, न ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम है, न रॉ मटेरियल उपलब्ध है। अगर वैसी स्थिति में कोई औद्योगिक इकाई यहाँ खुलेगी और उनको यहाँ का जो उत्पादित सामान है
उसको लेके अगर दूसरे राज्य में जाना होगा तो उनका जो उत्पादन मूल्य है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और उसके कारण कोई उद्योग धंधा यहाँ स्थापित नहीं हुए। बिहार का माहौल है उद्योग का, बिहार में लगाने के लिए कानून व्यवस्था का माहौल है, सारी स्थिति है, अनुकूल स्थिति है, लेकिन हमारे पास जो प्राकृतिक साधन होना चाहिए वो साधन उपलब्ध नहीं है। हाँ, हमारा एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज जो कृषि पर आधारित उद्योग है उसकी स्थापना हो सकती थी। आपने चीनी उद्योग की बात की, चीनी का गन्ना का उत्पादन, गन्ना का बाजार अगर आपने आकलन करेंगी तो आपको मालूम होगा कि एक साल ऊंचा जाता है, फिर 2 साल चीनी का मार्केट नीचे जाता है। उसके कारण सिर्फ चीनी का उत्पादन, गन्ना का उत्पादन से चीनी का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने प्रारंभ से ही, यूपीए की सरकार जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब से नीतीश कुमार जी केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे थे कि आप जो शुगर इंडस्ट्री है, जो चीनी का उद्योग, उसमें इथेनॉल बनाने की आप अनुमति दीजिए। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिसको इथेनॉल बनाना है उसको चीनी बनाना ही पड़ेगा। अंततोगत्वा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनुमति दी, और जब इसकी अनुमति दी तो आप बिहार का आज आकलन करेंगे, कम से कम 200-250 यूनिट इथेनॉल की बिहार में लग रही है। 200 से 250 यूनिट पर काम चल रहा है। तो कई लोग जो उसमें लगाना चाहते थे पूंजी और उद्योग धंधा स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों ने इसमें रुचि ली। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो कृषि पर आधारित जो उद्योग है उसकी यहाँ संभावनाएं हैं। अभी भी राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो कई उद्योग लगाएंगे उनको कई तरह की रियायतें दी जाएगी, मुफ्त में जमीन दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी, बिजली के। तो एक मिनट ललन जी, फिर अभी भी अगर दी ही जाएगी तो फिर तो पूछा जाएगा ना सवाल। अच्छा, अभी एक डेटा ये भी कहता है आप लोगों ने 15 सालों में 8 लाख लगभग रोजगार दिया। अभी ये सरकार कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ स्वरोजगार मिला करके 1 करोड़ आप लोग रोजगार देंगे। कैसे दे देंगे? अगर जो चीज 15-20 सालों में नहीं हो पाई वो अब कैसे हो जाएगी? 1 करोड़ आप कैसे देंगे? और आप खुद ही अभी कह रहे हैं कि नहीं स्थापित हो सकता उद्योग धंधा उस स्तर पर, तो फिर कहां से आएगा रोजगार? नहीं, हमने कहा कि अभी कई, जब आप सब्सिडी दीजिएगा उनको, अगर औद्योगिक घरानाओं को रियायत दीजिएगा तो वो यहाँ आकर्षित होंगे उद्योग लगाने के लिए, और ऐसे कई लोग आने के लिए अब इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। और ये नीति सरकार ने बनाई है और इस नीति का परिणाम भी सकारात्मक होगा आने वाले समय में। हाँ, जहाँ तक रोजगार की बात है, रोजगार आज की तारीख में भी 8 लाख की बात आप कर रहे हैं, लगभग 10 लाख तो सरकारी सेवा में नौकरी दी गई है। उसके अतिरिक्त भी रोजगार सृजन हुआ। अभी मैंने बताया कि 250 अगर इथेनॉल की यूनिट बिहार में लग रही है तो उससे रोजगार ही पैदा हो रहा है ना। तो रोजगार पैदा होने का व्यापक पैमाना है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा। ये 1 करोड़ का आंकड़ा छुएगा, मतलब बिहार के युवाओं को यहाँ बैठकर आप ये विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो पलायन कर चुके हैं उनके भी वापसी का रास्ता खोजा जाएगा और बाहर नहीं जाना पड़ेगा धक्के खाने के लिए या फिर अपमान सहने के लिए? देखिए, आप पलायन की जिसकी बात कर रहे हैं वो पलायन नहीं है। वास्तव में यह देश सबों का है और हर आदमी को, जिसको कहीं पर कोई काम करने के लिए देश के किसी कोना में जाना चाहेगा, उसको अनुमति है, वो जाता है। लेकिन बिहार का जो आज गांव-गांव में विकास का काम चल रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है बिहार का जहां विकास का काम नहीं चल रहा है। सड़कें बन रही है, पुल बन रहा है, तो रोजगार यहाँ गांव-गांव में उपलब्ध है और लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कई कारणों से लोग जाना चाहते हैं कई जगह बाहर में भी अपने काम को तलाशने के लिए, तो लोग जाते हैं। इसलिए वैसी बात नहीं है। आप मान रहे हैं कि बिहार में पलायन मुद्दा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पलायन नहीं, आप उसको पलायन मान रहे हैं, हम उसको पलायन नहीं मानते हैं। हम उसको मानते हैं कि रोजगार के लिए किसी को छूट है,
कोई कहीं भी जाके रोजगार तलाश सकता है। नहीं, तब तो लोग कहेंगे कि ललन सिंह जी जमीन पर जाके देखते नहीं कि वाकई क्या मजदूरों का दर्द है, उनको जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है, या किन स्थितियों में जाना पड़ता है। फिर तो मजदूर यही कहा जाएगा कि ललन सिंह जमीन पर नहीं जाते, वो मजदूरों की व्यथा नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग रोज घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, गरीब गुरुआ से भेंट होता है। मैं वैसा सांसद रहा हूं जो महीना में 15 दिन अपने क्षेत्र में गांव में घूमता हूं, और गांव में लोगों से भेंट होती है, मुलाकात होती है। ये परसेप्शन बनाना और सरजमीन पर उसका अनुभव करना, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, ये बताइए, अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को, जो छात्र नौकरी मांगते हैं, उनको ये सरकार इतना पिटवाती क्यों है हर बार? अभी इनफैक्ट आप लोगों को ये चेतावनी मिली है कि अगर ये शिक्षक भर्ती आप लोग नहीं करते, 1,20,000 खाली पद नहीं भरे जाते हैं, तो फिर युवा आपको वोट नहीं देगा। ये बात मान के चलिए। खाली पद किसको आप कह रहे हैं? 1,20,000 जिसको कि 27-28,000। आप 1,20,000 की आंकड़ा पर बोल रही हैं। सरकार ने फैसला किया कि जो नियोजित शिक्षक है, ये शिक्षक जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये नियोजित शिक्षक है। पंचायती राज व्यवस्था में सर्व शिक्षा अभियान के तहत तब की यूपीए सरकार ने इनको पंचायतों के माध्यम से और नगर निकाय के माध्यम से नियोजित किया। और ये नियोजित शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं स्थानीय स्तर पर, तो सरकार ने फैसला किया कि हम उनको सरकारी शिक्षक के रूप में उनको हम मानेंगे। लेकिन उसके लिए अगर हमको सरकारी शिक्षक के रूप में अगर हम उनको स्कूलों में तैनात करना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो आपको बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक साधारण सा परीक्षा देना होगा, ताकि आपका क्वालिटी, आपकी जो शिक्षा का स्तर है उसका जांच हो जाए। और कई लोगों ने बढ़ा, लगभग 4 लाख से ज्यादा 5 लाख लोग शिक्षक इससे नियुक्त हुए। 5 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया और वो नियुक्त हो गए, सरकारी शिक्षक बन गए। अब जो उसमें नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए भी मौका है। 2 परीक्षाओं का और सरकार ने फैसला किया कि 2 और परीक्षा हम लेंगे लोक सेवा आयोग के माध्यम से, और वैसे शिक्षक जो नियोजित हैं और उस परीक्षा में लोक सेवा आयोग के माध्यम से वो पास करें, और उसके बाद उनको हम सरकारी सेवा में नौकरी देंगे, सरकारी शिक्षक की मान्यता देंगे। ठीक है, मैं अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पर आती हूँ। नीतीश कुमार को शायद इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है? लोग कह रहे हैं, अपोजिशन कह रहा है कि ये सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे। अगर नीतीश कुमार ये सरकार चला रहे होते तो आज अशोक चौधरी या तमाम जिन पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं वो सत्ता में नहीं होते। कौन चला रहा है बिहार सरकार? देखिए, एक बात तो कई सवालों को एक साथ आपने जोड़ दिया। नीतीश कुमार जी पूरे तौर पर शासन व्यवस्था का कमान उनके हाथ में है, और अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने पूरे जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं का पेंशन, जो विकलांगता पेंशन है, उनको 400 नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रही। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि 2005 में ठीक नहीं है, तो हम उनके कार्यकलाप पर भी बात करेंगे ना। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ ललन जी, 2005 में जीतन राम मांझी 24 घंटे में उनसे लिया इस्तीफा। उसके बाद 2020 में मेवालाल चौधरी 72 घंटे के भीतर उनसे इस्तीफा लिया गया। वही नीतीश कुमार जिनके कार्यकाल में ये सब हुआ, लेकिन वही नीतीश कुमार आज क्या सोच रहे हैं अशोक चौधरी को लेकर? वो अशोक चौधरी जो कि अपना मानस पिता बताते हैं नीतीश कुमार को, उस पर उनका मत क्या है? एक बयान सामने नहीं आता, कार्यवाही तो छोड़ दीजिए, तो सवाल तो उठेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है हर बात पर जो लोग बोलेंगे मीडिया के माध्यम से उस पर नीतीश कुमार जी प्रतिक्रिया दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी, आपको पता होगा, शायद पता होगा, 1996 में हम लोग के पास भी लालू प्रसाद जी के खिलाफ चारा घोटाला में साक्ष्य मिला, और साक्ष्य मिला तो बिना किसी प्रचार के हम लोग उचित फोरम में गए और उस चारा घोटाले को अंतिम परिणति तक पहुंचाया। आप नीतीश कुमार जी से हर
बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं। कुछ लोग यही काम ही करते हैं। अशोक चौधरी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया? 1 मिनट पहले आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। अगर आप ये कहती हैं कि कोई भी आदमी कोई कुछ बयान दे और उस पर नीतीश कुमार जी प्रतिक्रिया देते रहे तो काम कब करेंगे? दिन भर यही प्रतिक्रिया देते रहे। मेवालाल चौधरी पर 14 करोड़ यूनिवर्सिटी में रिश्वत लेने का आरोप लगा, कहां प्रूफ हुआ था सर? वो भी तो प्रूफ नहीं हुआ था, लेकिन आप लोगों ने इन्हीं नीतीश कुमार ने इस्तीफा लिया ना। किनसे? मेवालाल चौधरी से। मेवालाल चौधरी पर निगरानी विभाग की जांच हुई थी, आपको नहीं पता है? बिना प्रूफ हुए 72 घंटे के अंदर इस्तीफा लिया गया ना? नहीं, जांच तभी यही हुआ था। जांच हुई थी और जांच में साक्ष्य पाए गए थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा लिया। ये नीतीश कुमार वो हैं जो सदन के भीतर कहते हैं कि लोग, हर जो नुमाइंदा है आम आदमी का, लोक लाज का भय, उन्होंने सदन के भीतर ये कहा है कि लोक लाज उसकी आंखों में होनी चाहिए। अगर किसी पर भी करप्शन के आरोप लगते हैं तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यही नीतीश कुमार ये कहते हैं। हम किसी पर करप्शन का आरोप लगा दें तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कि कोई करप्शन का आधार होना चाहिए, आरोप लगाने का कोई आधार होना चाहिए कि ऐसे ही आरोप लगा दीजिए, तब तो हम जिसके मन में आएगा रोज सुबह उठ के किसी के पर आरोप लगा दें तो यही प्रक्रिया बना ली। ये प्रक्रिया नहीं होती है। तो आप जीतन राम मांझी जी की बात आपने की। जीतन राम मांझी जी 2005 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार जी को यह पता चला कि इनके खिलाफ निगरानी विभाग में कोई जांच चल रही। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो निगरानी विभाग में जांच चल रही थी, उन्होंने इस्तीफा लिया था। RN सिंह, आपको नहीं पता है, श्री रामानंद सिंह मंत्री थे, वो परबत्ता से विधायक थे, उनके खिलाफ भी पता लगा उनको बाद में कि इनके खिलाफ कोई विजिलेंस की निगरानी की जांच हुई है और इन पर कोई चार्जशीट फाइल हुआ है कोर्ट में। उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अगर कोई बात अगर सामने आएगा और उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण होगा तभी आप ये बात कर सकती हैं। अखबारों में हम कल किसी के ऊपर कोई बयान दे दें, किसी पर कोई आरोप लगा दें और उसके आधार पर आप उम्मीद कर रही हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिक्रिया, नीरज कुमार का बयान है, ये नीतीश कुमार जी, ये नीतीश कुमार जी का स्वभाव नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का स्वभाव नहीं है। ये मीडिया प्रचार करती है ऐसे चीजों में और फिर प्रतिक्रिया पूछती है। ललन जी क्षमा कीजिएगा, सुनिए ना ललन जी, अगर नीरज कुमार पार्टी प्रवक्ता हैं, सबसे अहम प्रवक्ता हैं, वो आकर के कहते हैं, हम फिर वही बात कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल की प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। नीरज कुमार हम इंडिविजुअल पर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए है ही नहीं। हम इंडिविजुअल पर प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार जी की तो बात छोड़ दीजिए, हम भी नहीं देंगे प्रतिक्रिया। आपकी सरकार में मंत्री, हम भी नहीं देंगे प्रतिक्रिया, इसलिए कि कोई भी कुछ बोलता रहेगा उस पर हम प्रतिक्रिया देते रहे, ये संभव नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, ये राजनीति का नहीं है। उसके लिए उचित फोरम होता है, जिसको भी जिस पर आरोप लगाना है उचित फोरम में जाइए। हमने भी लगाया, एक दो सवाल हमने लगाया है, हमने किया है। लालू यादव पर चारा घोटाला का हम पिटिशनर रहे और जब तक वह मामला अंतिम परिणति तक नहीं गया तब तक हम उसके पीछे रहे। रविशंकर प्रसाद जी भी हमारे वकील थे, PK शाही हमारे वकील थे। हम सब लोगों ने उचित फोरम पर इस्तेमाल किया। मीडिया में कभी पब्लिसिटी के लिए हम लोगों ने प्रचार इस बार नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या रहने वाला है? क्योंकि वक्फ से मुसलमानों का वोट बैंक कटा ऐसा माना जा रहा है, और दूसरी तरफ अति पिछड़े जो हैं, जो उनका अपना एक स्टैटिक इंटैक्ट रहने वाला वोट बैंक, उस पर बहुत सारे दावेदार, और अब तो आपने देखा 30% आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाएगा, ये तमाम बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं महागठबंधन की तरफ से। तो मजबूती क्या बची? जरा अनाउंसमेंट करने से वोट बैंक नहीं बनता है। उनके माता पिता जो महागठबंधन के नेता हैं, उनके माता पिता बिहार में 15 साल शासन किए हैं। 90 से 2005 तक हमको एक उदाहरण बता दीजिए, एक योजना बता दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अति पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए या समाज के किसी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कोई योजना चलाई हो। नहीं चलाई। मुंह से बोलना, अखबार में बोलना, मीडिया में बोलना और वास्तव में करना, इन दोनों में अंतर है। नीतीश कुमार जी ने 2005 के नवंबर में सत्ता संभाली
और 2006 से उन्होंने काम शुरू किया। उनका पहला नारा था न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि बिहार की बदहाली जो है उसमें हम विकास का काम करेंगे। उसके बाद समाज के जो सबसे पिछले लाइन में खड़े हैं उन लोगों के साथ विशेष अवसर देके उनके साथ हम न्याय करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। इसलिए उन्होंने 2006 में अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में। 2007 में उन्होंने नगर निकाय में आरक्षण दिया। 50% महिलाओं का आरक्षण उन्होंने दिया पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में। 35% पुलिस सेवा में महिलाओं को आरक्षण दिया उन्होंने पहले। उसके बाद 2015 में बिहार के सारे सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण उन्होंने दिया। अभी उन्होंने 10,000 रुपये बिहार के 2,70,00,000 परिवार के हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपये देने का ये सभी लोग जानते हैं नीतीश कुमार का काम, ये सभी तो ये आप नहीं जान रही हैं। नहीं, बिल्कुल आप जानते जानती हैं। तो ये बात नहीं पूछती। इसलिए अच्छा, कि ये बताते नीतीश जाइए। कुमार जी बोलते नहीं हैं, नीतीश कुमार जी करते हैं और उनका काम बोलता है और वो काम करके दिखाते हैं। कभी उन्होंने कहा क्या कि हम 10,000 देने जा रहे हैं? नहीं दिया। उन्होंने 2,70,00,000 तो सरकार 25 से का 30 निर्णय फिर से किया। उसको नीतीश किया। आप लोग श्योर है ना? हाँ? 25 से 30 फिर से नीतीश। आराम से, आपको कहां दिक्कत नजर आ रही है? ठीक। कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक। बाकी लोग जो हवा में घूम रहे हैं वो हवा में ही घूमते रहे। 20 साल से तो लार टपका ही रहे हैं। बिहार में सत्ता उनके माता पिता का शासन देख चुका है। देखिएगा। ठीक है। आप आई हैं पटना, पता नहीं इसके पहले आई हैं कि नहीं। बहुत बार आई। यहाँ जेपी पथ बना है, हाँ, बहुत बदला जेपी है, पथ हम बना देखा, है। वो करते देखा। जरा जाके देखिए, नीतीश कुमार जी का देन है। और जो भाषण दे रहे हैं उनके पिताजी रोज वहां जाके आइसक्रीम खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ललन सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंथन 2025